हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से विच आप में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, ये सभी जो चैप्टर हैं क्लास 11th का होम साइंस, उसके बहुविकल्पी और अति लघु के क्वेश्चन इसमें मेंशन किए गए हैं। पेपर नज़दीक है, 23 से पेपर स्टार्ट है और होम साइंस का 11th का पेपर लगभग 30 को समथिंग पड़ेगा। तो यही है कि आप लोग जितना क्वेश्चन है सारा रिवीजन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रतिक्रिया से किस ज्ञान का बोध होता है? संवेदना, प्रतिक्रियाएं, सिलिपरी, पेशी या दृष्टि तंत्रिका? इसका आंसर ए है संवेदना। हम सिर्फ इसका आंसर बताते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्रु ग्रंथियाँ संबंधित होती है बरौनियों से। अश्रु ग्रंथियाँ संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है कि दृढ़ पटल किसकी आंतरिक संरचना है? तो आँख की आंतरिक संरचना है। नेक्स्ट है मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो रेटिना के भाग पर बनाती है। आगे क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि से की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। न्यूनतम की बात कहा गया है इसमें, 25 सेंटीमीटर की आप दूरी से न्यूनतम। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि नाक द्वारा कितने कार्य संपन्न होते हैं? तो 2। नाक के द्वारा 2 कार्य संपन्न होते हैं। आगे चलते हैं। नाक के भीतर 2 मार्ग होते हैं। कौन से 2 मार्ग होते हैं? जिसे क्या कहते हैं? नेजल कैविटी कहा जाता है। आगे है कि ज्ञानेंद्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5 जो है यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आगे है उत्सर्जन का कार्य किस ज्ञानेंद्रिय द्वारा होता है? तो त्वचा के ही माध्यम से उत्सर्जन का कार्य होता है। शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने का भी कार्य होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवे व हथेली की बाह्य त्वचा कितनी सेंटीमीटर की होती है? 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है कि तलवे व हथेली की बाह्य त्वचा कितने सेंटीमीटर की होती है? तो यहाँ पे बताया गया 1/2। आगे है कि स्वाद कलिकाएँ कार्य करती है। तो स्वाद संवेदना को ग्रहण करने के लिए स्वाद कलिकाएँ कार्य करती हैं। आगे है कि श्रवण नली की लंबाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर की बात यहाँ पे कही गई है। आगे क्वेश्चन है कि अंतःकण के भीतर एक द्रव होता है जिसे कहते हैं पेरिलिम्फ कहा जाता है। अंतःकण के भीतर एक द्रव होता है जिसे पेरिलिम्फ कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन एक मेंशन है, ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो आप लोग को बता देते हैं। त्वचा के लिए कार्य, त्वचा के लिए क्या कार्य होनी चाहिए? यहाँ पे ये बता रहा है क्या क्या कार्य होते हैं। रक्षा प्रदान किया जाता है, ताप को नियंत्रण किया जाता है। क्या रक्षा प्रदान किया जाता है? उत्सर्जन, ताप का नियंत्रण, संवेदनशीलता, पोषण और सुंदरता के लिए काम आता है हमारा त्वचा। रक्षा की बात करते हैं तो रक्षा को हम समझ लेते हैं कि बाह्य आघातों से शरीर की रक्षा करती है तथा बैक्टीरिया व हानिकारक जीव को प्रविष्ट नहीं होने देती है। हमारे जो स्किन होते हैं, त्वचा होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं? जो बाहरी आघात होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक जीव होते हैं, अंदर प्रविष्ट न हो इसके वजह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे इसमें उत्सर्जन की बात कही गई है। उत्सर्जन जैसे हमारे शरीर के अंदर विषैले हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर के माध्यम से बाहर निकलते हैं, जो पसीने के रूप में बताया गया, वो उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। ताप नियंत्रण क्या है? वसा ताप नियंत्रण है। वसा द्वारा शरीर में गर्मी रुकती है, पसीने के रूप में निकल जाती है, अतः शरीर में ताप नियंत्रण बनता है। ठीक है, शरीर को एक हमारे जो टेम्परेचर उसे नियंत्रण करने के लिए वसा। अच्छा, वसा क्या है कि शरीर में गर्मी रुकती है। वसा के कारण क्या होता है? शरीर में गर्मी रुकती है और पसीने के रूप में निकल जाती है। यही ताप नियंत्रण के लिए हमारे शरीर में किसका कार्य होता है? त्वचा का कार्य होता है। संवेदनशीलता क्या कहता है कि त्वचा पर सर्दी, गर्मी आदि की अनुभूति होती है। हम संवेदनशीलता से क्या कर सकते हैं? अगर किसी चीज़ को टच करके महसूस करना तो हम त्वचा के ही माध्यम से पता कर सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है, या मौसम के अनुसार जो परिवर्तन होता है, हमें जो ठंडे या गर्म का एहसास होता है, ये हमें संवेदनशीलता के ही माध्यम से अनुभूति होती है। पोषण क्या कहता है कि मादा प्राणधारियों में स्तन ग्रंथि होती है जिससे शिशुओं का पोषण होता है। प्राण जो धारियों में स्तन ग्रंथि होती है, जैसे महिलाएं हैं या तो और किसी की बात कर लेते हैं, जैसे महिलाओं को ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शिशुओं को दूध पिलाती हैं या पोषण आहार उन्हें प्रदान करती हैं, यह क्या है? पोषण के अंतर्गत आता है। ये स्किन के ही माध्यम से
स्किन के कार्य के ही अंतर्गत बताया गया है। सौंदर्य क्या है? त्वचा के शरीर को सुंदरता उपलब्धि होती है, त्वचा को सुंदर बनाने में सहायता। सुंदरता क्या है? जो आकर्षक का केंद्र बनता है वो हमारा स्किन ही होता है, त्वचा ही होता है, जो हमें सुंदर बनाने या आकर्षक बनाए, सुंदरता बनाए रखने की उपलब्धि प्राप्त करती है, वो है सौंदर्य। और किसके माध्यम से? प्रश्न है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? बच्चों को बचाने के लिए किस विटामिन की खुराक दी जाती है? इसमें दिया है रतौंधी, पोलियो, अतिसार। रतौंधी, पोलियो, अतिसार, इसका आंसर क्या होगा? ये जो विटामिन ए की खुराक नहीं देने से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, इसलिए हमें रतौंधी से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। 6 रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी, MMR, BCG का, DPT का। 6 रोग जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये कह रहा है कि BCG का टीका लगाने से हमें 6 रोगों से बचाया जा सकता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? दूसरे का सी सही होगा, BCG का टीका, जिसे इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। आगे है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2। एक होती है अर्जित, एक होती है उपार्जित। 2, बी इसका ऑप्शन सही होगा। आगे है कि WHO का पूरा रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन को हम रीड नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर को बताते जाएंगे। एक पहला ऑप्शन होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म। ये एक संस्था है, एक संगठन है। आगे क्वेश्चन है कि स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन बी होगा। आगे क्वेश्चन है कि कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT का। क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टिटनस, ये तीनों बीमारियों से बचाया जा सकता है DTP का टीका लगा के। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। आगे है संक्रामक रोग से तात्पर्य। संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य हो सकता है? रोग का बार बार होना, रोग लंबे समय तक बने रहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, इनमें से कोई नहीं। संक्रामक रोग का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन होगा इसका सी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, यह संक्रामक है। जैसे संक्रमण द्वारा, इन्फेक्शन के द्वारा ये फैलता है। एक वाहक होते हैं, जैसे कि किसी शरीर के अंतर्गत प्रवेश है या उसके संपर्क में व्यक्ति आ जाता है, उसको हो जाता है, तो ये हमारे इन्फेक्शन कहलाते हैं। आगे के हैजा नामक रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? विब्रियो कैलोरी, विब्रियो कैलोरी है, और साल्मोनेला टाइफी है, क्लास्ट्रीडियम है, टिटेनी है, ट्यूबरकल बेसिलस है। इसका होगा, देखिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, कालरा ही पूछा है तो विब्रियो कैलोरी ही होगा हैजा नामक बीमारी के जीवाणु का नाम। इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए सही होगा, विब्रियो कैलोरी। आगे है 8वां, रक्त का कौन सा कण जमने में सहायक है? लाल रक्त, श्वेत रक्त, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। रक्त का कण जमने में कौन सहायता करता है? 9th का कौन सा ऑप्शन होगा? सी। इसलिए प्लेटलेट्स क्या करता है? इसको कार्य दिया गया है कि कर कहीं कट लगता है तो जाके तुम्हें जाल बिछाने का कार्य करना है। थ्रोम्बिन, जो फाइब्रोनोजिन, ये सभी क्या होते हैं? वो रक्त को जमाने में तो योगदान तो देते ही, लेकिन प्लेटलेट्स सबसे पहले योगदान देता है। इसको सबसे पहले वहाँ पहुँचना होता है जहाँ शरीर के अंग कटे होते हैं। इसका काम है महीन महीन जाल बिछाना। बिछिए कर जाल फैला देता है तो जल्दी हमारे ब्लड रुक जाते हैं, जो रक्त का थक्का वहाँ जम जाता है। परिसरण तंत्र का मुख्य कार्य है फेफड़ा, धमनियाँ, हृदय, शिराएँ। परिसंचरण तंत्र इंग्लिश में क्या है? ऑर्गेन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य है फेफड़े, धमनियाँ, हृदय या शिराएँ। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, हृदय। हार्ट जो है ये रक्त परिसंचरण या परिसंचरण तंत्र का एक भाग है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है। ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होते हैं सिराओं में, धमनियों में और है सेल्स में, किसी में नहीं। इसका ऑप्शन होगा ए, सिराओं में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होते हैं। सिराओं में, हमारे सिरा में जो वेन्स होते हैं इसमें शुद्ध ब्लड होते हैं।
इसलिए ऑक्सीजन से युक्त होते, इसमें ऑक्सीजन होते। लेकिन देखिए सीरा होती है, धमनी होती है, धमनी में क्या होता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें मिक्स होते हैं। आगे चलते हैं कि रोगों से रक्षा करने की शक्ति होती है निसंक्रमण रोग प्रतिरोधक क्षमता उद्भवन इकाई या इनमें से कोई नहीं। शरीर की रोगों से रक्षा करने की शक्ति कहलाती है या कहते हैं। कौन करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी टू डिसीज, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा करता है। ऑप्शन बी सही होगा। आगे है हैजा किस जीवाणु से फैलता है? ये हम क्वेश्चन कराए हैं, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। हैजा किस जीवाणु से फैलता है? तो विब्रियो कैलोरी से। ऑप्शन ए सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज नामक रोग होता है, जिससे कुत्ते के अंतात में जो बीज होते हैं रेबीज होते हैं। व्यक्ति या मनुष्य के अंदर ये प्रवेश होने से क्या होता है? इसका जो व्यवहार होता है, बारिश होने पे बिजली कड़कने से इसका कुत्तों जैसा व्यवहार हो जाता है। इस रेबीज को शरीर के अंदर से ख़त्म नहीं किया जाता है, इसको रोकथाम किया जा सकता है। इसलिए से अगर रेबीज कभी हावी हो जाता है तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे व्यक्ति जो पेशेंट होता है वो पानी से डरने लगता है। आगे क्वेश्चन है डायबिटीज किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकागॉन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, इनमें से सभी। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। आज के समय सबसे ज़्यादा डायबिटीज के पेशेंट देखे जाते हैं इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी हमारे शरीर में अगर कम हो जाता है हमारे बॉडी में, तो एक समय के अनुसार इंसुलिन की कमी होने लगती है। अगर हम खाना में या भोजन में सही तरीके से बैलेंस बना के भोजन नहीं लेते हैं तो इंसुलिन की प्रॉब्लम तो वैसे तो इंसुलिन कम है और उससे क्या होता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटीज़ ही क्या कहलाता है? शुगर भी कह सकते हैं, डायबिटीज़ कह सकते हैं, जो इंसुलिन के कम होने से होता है। इसका ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भी संक्रामक नहीं है? चूना है, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम है या बोरोलीन है? पूछा है विसंक्रामक नहीं है। विसंक्रामक क्या नहीं हो सकता है? बोरोलीन ये नहीं हो सकता, लेकिन चूना जो लाइम्स है, ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये सभी हमारे रासायनिक प्रक्रियाएं या विसंक्रामक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन जो हमारा बोरोलीन है, बोरोलीन एक क्रीम होता है या फेस पे लगाने वाला, ये जो कि हमारे विसंक्रामक के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन इसका डी जाएगा। आगे है डीटीपी का टीका की रोगों से रक्षा करता है। अभी बताए थे डिप्थीरिया, टिटनस, लेकिन इसमें एक चीज़ को ऐड नहीं किया है, परट्यूटिस, काली खांसी को ऐड नहीं किया है। यहाँ पे इसका ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन सी होगा डिप्थीरिया और टिटनस, सी ऑप्शन सही होगा। पूछा है डीपीटी, डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनस। अब परट्यूटिस को जोड़ा नहीं है तो टिटनस ही होगा, दो ही ऑप्शन को जोड़ा है। मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? सभी लोग जानते होंगे, मलेरिया। ऑप्शन ए होने पर हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को, त्वचा, स्किन, पाचन तंत्र, आँख। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है कौन? हैजा। शरीर को जो हैजा नामक बीमारी होती है वो हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को। बीसीजी का टीका, और यहाँ पे पाचन तंत्र, सी ऑप्शन सही होगा। बीसीजी का टीका किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? रतौंधी, पोलियो, तिसार, क्षय रोग। सिंपल से ट्यूबरक्लोसिस, इसका इंग्लिश आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश से आप लोग तुरंत पहचान लेंगे। फेफड़ों को प्रभावित करने वाले रोग कौन कौन से हैं? फेफड़े को प्रभावित करने वाले रोग निमोनिया है, टिटनस है, हैजा, अतिसार है। फेफड़ा को कौन प्रभावित करता है? इसका ऑप्शन क्या होगा? निमोनिया। इसलिए कि जब सर्दी जुकाम या निमोनिया का असर होता है, सर्दी जुकाम या निमोनिया का असर होता है तो हमारे फेफड़े को ही सबसे पहले प्रभावित करता है। जो म्यूकोसा है वो क्या करता है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। म्यूकस जो होता है वो हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
22 का पोलियो से प्रभावित अंग होता है तो मोटा हो जाता है या सुंदर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, बेकार। पोलियो से तो प्रभावित होने के बाद जो अंग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? तो बेकार सा बेजान, जैसे जो जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, पीलिया बोलते हैं, पोलियो की बात कह रहा है, तो बेकार हो जाते हैं, अनलेस हो जाते हैं। पोलियो में क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी होती है, अंग होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर अलग तरीके से दिखने लगते हैं और स्वस्थ शरीर नहीं उस हिसाब से दिखाई देता है, इसलिए बेकार हो जाते हैं। संबंधित रोग है, पोषणहीन से संबंधित रोग कौन सा? मलेरिया है, डायरिया, एनीमिया है या टिटनस है? पोषणहीनता की बात किया है इसमें, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की बात है, मलेरिया, एनीमिया, डायरिया, टिटनस। 24 का क्या होगा? सी, एनीमिया। अगर हमारे अंदर माल न्यूट्रिशन की कमी होती तो एनीमिया नामक बीमारी सबसे पहले देखने को मिलती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है? तो स्कर्वी नामक। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी। यहाँ पे 25 का क्या दिया है? बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम टॉपिक की ओर। यहाँ है कि डिप्थीरिया क्या है? यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है डिप्थीरिया परट्यूरिका दिया है, परट्यूटिस होगा। और टिटनस, यहाँ पे टीपीटी का फुल फॉर्म दिया है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। बीसीजी का टीका कब देते हैं? जन्म के पश्चात 1 माह के अंदर। बीसीजी का टीका जब बच्चा जन्म ले लेता तो 24 घंटे के अंदर तो लगा देना चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता तो 1 माह तक के अंदर आप बीसीजी का टीका दे सकते हैं। टिटनस और टाइफाइड बूस्टर का टीका होता है, यहाँ पे कह रहा है किस उम्र में देना चाहिए? तो टिटनस और टाइफाइड का बूस्टर का टीका 16 वर्ष की आयु में दे देना चाहिए। पोलियो की प्रथम खुराक शिशु को कब देते हैं? तो 48 घंटों के अंदर हम पोलियो का प्रथम खुराक दे देते हैं। MMR टीका किन किन बीमारियों में दिया जाता है? तो क्या है यहाँ पे? 3 प्रकार की बीमारियों में दिया जाता है। पहला है खसरा, रूबेला, मैमस। खसरा दिया है, मैमस दिया है और रूबेला, ये तीनों बीमारी, इसका इंग्लिश यहाँ लिखा है मैमस और रूबेला। मिसल्स, मैमस और रूबेला, ये 3 बीमारियां हैं जो MMR का टीका बीमारियों में दिया जाता है। पोलियो और डीपीटी की दूसरी खुराक किस उम्र में देते हैं? पोलियो और डीपीटी की खुराक किस उम्र में? देखिए, एक तो पहला था, पहली खुराक हम दिए थे कितने? 48 घंटे के अंदर, और दूसरी खुराक की बात कहा गया डीपीटी का, पोलियो और डीपीटी का खुराक, तो यहाँ पे हम 2.5 माह की आयु में हम दे देते हैं। आगे कि खसरे का टीका किस उम्र में लगाया जाता है? तो किस उम्र में लगाया जाता है? 9 माह में लगाया जाता है। देखिए, बच्चों को पूरे मिला जुला के पूरे 9 टीके का लगभग एक है कि दिया जाना चाहिए। तो 2 प्रेगनेंसी जो गर्भवती होती है 2 टीका उसमें लग जाता है, और 5 जो 7 टीके बचते हैं वो बच्चों को दिया जाता है। आगे है टीके का टीकाकरण, एक महत्व लिखें। तो हम इस टॉपिक पे आगे आते हैं। एक महत्व, यहाँ पे क्वेश्चन है कि खसरे का टीका, पोलियो डीपीटी दूसरी खुराक किस उम्र में दे? 2.5 माह में। अच्छा, आती है नीचे, यहाँ पे लिखा है टीकाकरण का महत्व लिखिए। टीकाकरण बीमारियों को खत्म करके भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। टीकाकरण हम क्यों करते हैं? आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो सुरक्षित रहे, बीमारियों से जूझे ना। आगे है कि EPI का फुल फॉर्म क्या होता है? EPI क्या कह रहा है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये कह रहा है यहाँ पे EPI का फुल फॉर्म है। जरूर इसे पढ़िएगा, क्वेश्चन अच्छा है, बनने लायक है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन यहाँ पे दिया है। आगे है किस सन में विश्वव्यापक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया था? ये जरूर है, याद करना और समझना भी ज़रूरी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1974 में विश्वव्यापक टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया था। आगे चलते हैं, टीकों से होने वाली किन्हीं 2 एलर्जी को लिखें। जो हमें टीका के बाद जो एलर्जी देखने को मिलता है, सांस फूलना और गले और चेहरे पर सूजन हो जाना, शॉर्टनेस ब्रीथ और स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट एंड फेस। यहाँ पे 2 तरह का एलर्जी दिखाया गया है। टीके से बहुत आपको बच्चों को ऐसे एलर्जी देखने को मिलता है। टीकाकरण से होने वाले दुष्प्रभाव को लिखें।
इसमें कह रहा है जो दुष्प्रभाव है, उधम मचाना, हल्का बुखार और सूजन, दर्द, ये सभी टीकाकरण के कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद वो अपने आप आराम हो जाता है। फीवर और स्वेलिंग, पेन, ये सभी टीका के बाद ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन मेंशन है कि डीपीटी का टीका किस रोकथाम के लिए लगाया जाता है, अभी हम बताए थे। खसरा, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए। इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सी सही होगा। आगे है कि खसरा का टीका लगाया जाता है। खसरा का टीका क्यों लगाते हैं? खसरा का टीका लगाया जाता है जन्म के समय, 6 से 7 माह में और 9 से 12 माह के अंदर, 1 वर्ष। और चौथा है और जो डी का ऑप्शन है 1 वर्ष भी पूछा है। इसका ऑप्शन क्या होगा? दूसरे का ऑप्शन क्या होगा, सी। 9 से 12 माह के अंदर हम खसरे का टीका लगवा सकते हैं। आगे है पोलियो का टीका शरीर के किस अंग द्वारा देते हैं? पोलियो का टीका तो वैसे मुख के ही माध्यम से, माउथ के ही माध्यम से दिया जाता है। पोलियो का ड्रॉप होता है। क्या होता है? पोलियो का ड्रॉप, मुख के माध्यम से। आगे है कि इंद्र मिशन कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र मिशन कार्यक्रम अभियान के बाद संपूर्ण टीकाकरण में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 6.7, 20%, 12% या 18.5%? कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 18.5% की वृद्धि हुई है। टीकाकरण से माँ बच्चे दोनों को रोग से बचा जा सकता है। टीकाकरण से हम किस चीज़ों से बच सकते हैं? तो संक्रामक इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारतवर्ष में कितने टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाता है? पूरे भारत की इसमें बात कहा गया है, तो 90 लाख से ज़्यादा हम टीकाकरण की बात करते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। 7वें का क्या ऑप्शन है? किसी भी टीकाकरण में कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? 1 माह, 1.5 माह, 20 दिन या 10 दिन? टीकाकरण में अंतराल पूछा है, कितने दिन का होना चाहिए? तो 7वें का है 1 माह का अंतराल होना चाहिए। किसी भी टीकाकरण के अंतर की बात किया गया है। अब हम आते हैं यहाँ पे 8वें का क्वेश्चन। विश्व भर में शिशु मृत्यु की 2 प्रमुख संक्रामक बीमारी है। डायरिया निमोनिया, पोलियो क्षय रोग, डायरिया पोलियो या पोलियो खसरा। विश्व की बात का मृत्यु दर 2 संक्रामक बीमारी सबसे ज़्यादा कौन सा है? 8वें का ए है डायरिया निमोनिया से सबसे ज़्यादा बच्चे ग्रसित होते हैं। विश्व की बात कहा गया, मृत्यु दर इन सब में ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे एक लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। भारत में अब तक कितने राज्यों में मीजल्स रूबेला का टीका डोज दिया जा चुका है? 30, 14, 32 या 10? क्या पूछा है? राज्यों की बात कहा गया है, कितने राज्य में पूरे दिए जा चुके हैं रूबेला का टीका? किसका टीका? रूबेला का टीका। तो ऑप्शन भारत में अब तक कितने राज्यों में मीजल्स रूबेला का टीका डोज दिया जा चुका है? राज्य की बात है तो 28 ही राज्य होते, तो 32 कैसे होगा? इसका ऑप्शन यहाँ पे बी दिया है, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो सकता है। कौन सा? 9वें का 10, 9वें का 10 नहीं, सॉरी, 9वें का बी 32 दिखा रहा है। तो 32 तो राज्य ही नहीं है, तो फिर किस हिसाब से हुआ? यहाँ पे मिस्टेक है, इसको फिर से देखा जाएगा। आगे क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान कितनी बार टिटनेस का टीका लगाया जाता है? गर्भावस्था के दौरान टिटनेस का टीका कितनी बार दी जाती है? तो 2 बार। यहाँ पे बोला है, ऑप्शन सी होगा, कितनी बार? 2 बार। 10वें का क्वेश्चन, पौष्टिक तत्व है भोजन में, प्रोटीन में, पोषण में या स्वास्थ्य में? क्या कह रहा है क्वेश्चन? पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व किस में है? ये चैप्टर किससे लिया गया? पोषण वाले चैप्टर से है। तो बताइए इसमें पौष्टिक तत्व किस में है? भोजन में, पोषण में, प्रोटीन में या स्वास्थ्य में? पौष्टिक तत्व हमारे भोजन में ही होंगे, लेकिन इसका ऑप्शन जो माना है सी, प्रोटीन में, तो हम भोजन में मानेंगे। कुछ यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है। पौष्टिक तत्व तो हम
भोजन से ही ले सकते हैं। प्रोटीन ये पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आते जरूर हैं, प्रोटीन तत्व के अंतर्गत आते जरूर हैं, लेकिन पोषण अलग है, न्यूट्रिशन अलग हो गया, स्वास्थ्य अलग है, हेल्थ अलग हो गया। तो अगर हम फूड के अंतर्गत न्यूट्रिशन पोषक तत्व की बात करते हैं तो क्या होगा? प्रोटीन। एक मिनट। हाँ, न्यूट्रिशन सब्सटेंस की बात है तो यहाँ पर प्रोटीन ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। दूसरा है पौष्टिक तत्व नहीं है, प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, आहार। पौष्टिक तत्व क्या नहीं है इसमें? तत्व में बात किया गया है, जब हम भोजन को लेते हैं तो भोजन के बाद हमारे पौष्टिक तत्वों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आहार ऑप्शन क्या होगा इसका? बी, डी आहार जो बताए हैं वही सही होगा। जो आहार हमारे पोषक तत्वों के अंतर्गत नहीं आएंगे। और पौष्टिक तत्वों के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल, वसा, विटामिन्स, ये सभी आएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्तम पोषित व्यक्ति की विशेषता है शारीरिक हृष्ट-पुष्टता, कर्मठता, कर्मधन या उपयुक्त। उत्तम अगर व्यक्ति की विशेषता है, सही है, तो हृष्ट-पुष्ट इसमें सभी उपयुक्त सभी माना जाएगा। तीसरे का उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है कि अपर्याप्त पोषण के लक्षण है झुर्रीदार त्वचा, ढीली मांसपेशियां, पाचन और आंखों संबंधी रोग, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं 5वें का क्वेश्चन, आवश्यक पोषक तत्वों की आहार में सही मात्रा और अनुपात कहलाता है। तो सही मात्रा अनुपात क्या कहलाता है? गुड न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। ना तो अंडर होगा ना माल न्यूट्रिशन। सी ऑप्शन इसका सही होगा, परफेक्ट है, सी ऑप्शन सही है। आगे है कि कुपोषण की स्थितियां होती हैं। कुपोषण की 2 प्रकार की स्थिति हो सकती है, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन और एक होता है माल न्यूट्रिशन। 6वें का ए, अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन की बात कही गई है। आगे है कि मैक्रो पोषक तत्व, मैक्रो और माइक्रो में दोनों में अंतर है। मैक्रो पूछा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसायुक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा, देखिए माइक्रो और मैक्रो में, तो मैक्रो में ज़्यादा, माइक्रो में छोटा या थोड़ा कम। 30 में उपयुक्त सभी डी ऑप्शन पे जाएंगे हम। 7वें का क्या होगा? डी। मैक्रो में ज़्यादा हम मात्रा की बात करेंगे और माइक्रो में कम की मात्रा बात करेंगे। तो अब देखिए उसी से जस्ट रिलेटेड माइक्रो पोषक भी तो पूछा है, विटामिन, जल और खनिज लवण, वृद्धि एवं विकास, उपयुक्त सभी। तो 8वें का होगा ए विटामिन, यहाँ पे ये माइक्रो के अंतर्गत आएगा। आगे क्वेश्चन है कि कुपोषण का क्या अर्थ है? कुपोषण का इम्प्रोपर डाइट, बैलेंस डाइट, प्रोटीन रिच डाइट और फैट रिच डाइट। 9वें का होगा इम्प्रोपर डाइट। कुपोषण का अर्थ क्या होता है? इम्प्रोपर डाइट। कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने बात की इस पर। तो माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन की बात की, ये ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है मानव पोषण मानव जीवन की कौन सी आवश्यकता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन प्राथमिक है। आगे है कि कुपोषण का उपचार संभव है, संतुलित आहार। क्या कुपोषण का उपचार संभव कैसे हो सकता है? तो संतुलित आहार ऑप्शन ए के माध्यम से सही हो सकता है। निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है, क्या हो सकता है? प्रोटीन युक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ भोजन। कुपोषण का कारण क्या हो सकता है? गरिष्ठ भोजन या रिच फूड भी, इसके माध्यम से भी कुपोषण हो सकता है। पोषण विज्ञान का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? पोषण विज्ञान क्या कहता है? ये कहता है कि स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना। हमारी बॉडी को पोषण न्यूट्रिशन मिलने के बाद क्या करता है? स्वास्थ्य को बनाए रखता है, कुशलता प्रदान करना।
5वें में है कि शरीर की आवश्यक पोषक तत्व की संख्या पूरे कितने हैं? 2, 4, 6। 6 टाइप्स के यहाँ पे पोषक तत्व की बात कहा गया है। कुपोषण के लिए उत्तरदायी हैं निर्धनता, मिलावट, अशिक्षा, उपयुक्त सभी। इसका होगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन डाउट में रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।